हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट प्राइमरी लेवल का पेपर जो है 23 दिसंबर 2021 का। आज हम लोग इसमें मैथ्स सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Teacher give token to 10 students and asks them to arrange them in rectangular form. Murad observed that if the number of token is 4, 9 and 16, he can form square. But if the number of token 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, he cannot form square. This activity does not help him in understanding about. देखिए, एक टीचर है जो क्लास 10th के स्टूडेंट को टोकन देती है और एक एक्टिविटी कराती है। तो मुराद एक लड़का है, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि 4, 9 और 16 से तो स्क्वायर बन जाता है, बाकी किसी नंबर से ये स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो ये एक्टिविटी जो है क्या अंडरस्टैंड मतलब क्या समझने में मदद नहीं करेगी, डज नॉट हेल्प करके पूछा है। ये इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। तो पहला है वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द टोकन। क्या इससे वॉल्यूम समझने में हमें सहायता मिलेगी? नहीं, हमें इससे वॉल्यूम समझने में सहायता नहीं मिलेगी। एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखिए ये जो 4, 9, 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एरिया, तो हमें क्षेत्रफल समझने में सहायता मिलेगी। फैक्टर ऑफ नंबर अप टू 16 तक के नंबर के फैक्टर्स समझने में सहायता मिलेगी और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो हमसे पूछा था क्या किस चीज़ में हमें सहायता नहीं मिलेगी, तो वॉल्यूम को समझने में सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, हमारा आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, प्रतीक टोकन का आइकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। देखिए इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए 0.54 इंटू 0.01 इंटू 0.4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे तो क्या हो सकता है आंसर? देखिए 2.16, 0.216, 0.0216 है और ये 0.00216 है। तो हम देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर है, पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर है और पॉइंट के बाद इसमें 1 नंबर है। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5, मतलब ऐसा आंसर आएगा जिसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट नंबर होंगे। तो इसमें हमारा आंसर 4th हो जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें थोड़ा सा इसको स्मार्टली मैथ्स करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/8 kg sugar can be made from 2 packets of sugar containing 2 whole 3/4 kg and 3 whole 1/kg amount of sugar? देखिए जो है हमारे पास 2 पैकेट हैं चीनी के, जिसमें 2 whole 3/4 kg एक का वजन है और दूसरे का है 3 whole 1/4 kg। अब इससे पैकेट्स बनाने हैं। पैकेट का कितना वजन है? 1/8 kg। तो हमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो टोटल निकाल लेंगे कि टोटल चीनी है कितनी, तो इसको जोड़ लेंगे। तो अब इसको जो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 11, 11/4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 314 24/4, तो 6 आ जाएगा। तो 6 kg जो है क्या है? चीनी है। अब उससे पैकेट्स कितने बनाने? 1/8 kg, तो 1/8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 8 जो है ऊपर आ जाएगा। 6 8 जा 48 आंसर हो जाएगा। तो कितने पैकेट्स बन जाएंगे हमारे? 48 पैकेट्स बन जाएंगे। ओके, हमारा आंसर जो है
सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इनमें से जो है 4 नंबर दिए हैं, तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग को 1 से लेके 30 तक तो कम से कम परफेक्ट स्क्वायर याद करने होंगे। तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। देखिए 625 तो ये तो है, ये 25 का होता है। 169 ये भी है, ये 13 का होता है। 225 15 का होता है। 222 नहीं होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमसे पूछा था कौन सा वर्ग नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ओके, गॉट इट। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। हमारे पास 2 डिजिट नंबर है जिसमें सम क्या है दोनों का, 12 है। इफ 3 टाइम्स ऑफ द सम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर सम का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दे उस नंबर में से तो क्या होगा, नंबर रिवर्स हो रही। मान लीजिए कोई नंबर है 2 डिजिट XY, तो अब कह रहा है कि x प्लस वाई कितना है, 12 है। मतलब दोनों का सम क्या है, 12 है। अब इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 36 हो जाएगा। अगर ये 36 इसमें से नंबर माइनस कर दें तो क्या कह रहा है, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स जो है रिवर्स उल्टी हो जाती हैं। जैसे XY नंबर है तो YX हो जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा सॉल्व करके क्या करना है, हम इसमें से देख लेते हैं। क्या 57 में से 36 माइनस करेंगे तो 75, तो ये तो होगा नहीं। 75 में से 36 माइनस करेंगे तो नंबर चेंज होगा। 15 में से 6 गया 9, ये तो यूनिट डिजिट से ही पता चल जाएगा कि नहीं होगा। और 6 में से 3 गया 3, ये भी नहीं होगा। 84 में से 36 माइनस करके देखते हैं। 14 में से 6 गया 8 और ये 7 में से 3 गया 4। तो देखिए 84 में से 36 माइनस करेंगे तो ये 48 होगा। अब ये 48 में से 36 माइनस करने पे 84 तो आएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर जो है 84 हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 24879 बाई 27 एंड 36784 बाई 23 इज डिवाइडेड बाई 4। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाई 4 विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 24,879 को 27 और 3,67,842 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। तो 4 से विभाजित करने पर शेष फल कितना होता है। तो इसका आंसर जो है इसका जो आंसर जो है 3 है। सिंपल क्वेश्चन है, बस डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको जो है हम जोड़ लेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हैज 4 zeros on its right place. If one of the number has exactly 2 zeros on its extreme right, the other number of zero on the extreme right of the other number is। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से
किसी एक संख्या के दाईं ओर दो शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि हमें दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको गुणा करने पे क्या होता है, संख्या के दाईं तरफ चार शून्य मिलते हैं। तो मान लीजिए नंबर है, सबसे छोटा यही नंबर हो जाएगा जिसके पीछे चार शून्य होंगे, तो ये नंबर हो सकता है 10,000। अब उनमें से एक संख्या के दाईं ओर दो शून्य मिलते हैं, मान लीजिए एक संख्या इसमें से 100 हो सकती है, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर की शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इसका दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, वो भी 100 हो जाएगा। तब इसके पीछे शून्य की होने की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, दो ही हो सकती है, क्योंकि दो तो इसके पास है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है, दो, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो हमारा आंसर सेकंड सही हो जाएगा। गॉट इट। इंग्लिश में था मैक्सिमम 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टेडियम इन पटना हैज ओनली 800 मीटर ट्रैक फॉर रनिंग। इफ यू रन अ मैराथन ऑफ 20 किलोमीटर ऑन ए स्टेडियम ट्रैक, हाउ मैनी राउंड यू विल हैव टू कंप्लीट। देखिए, पटना के स्टेडियम में एक ट्रैक है जो जिसकी लंबाई सिर्फ 800 मीटर है दौड़ने के लिए। अगर मैराथन करवाई जाए, लंबी दौड़ जिसमें 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मैदान के। तो देखिए, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम पहले दोनों को एक यूनिट में कर लेंगे। अब 20 किलोमीटर को मीटर में करते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में 20,000 मीटर, और उसको 800 मीटर का ट्रैक है तो 800 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 200/8 बचेगा। 200 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। तो हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, धावक को 25 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही है, इसका आंसर 25 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the total number of line of symmetry and rotational symmetry of a rectangle which cannot be square। कह रहा है कि सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री रेक्टेंगल की क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री जिसका जो एक स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ एक रेक्टेंगल है। तो देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका फिक्स्ड आंसर है 4 सिमेट्री, 4 टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरीफाइंग वेदर टू एंगल आर इक्वल और नॉट। पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी या गतिविधि यूज नहीं की जा सकती कि दो कोण बराबर हैं। पहला है अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फिक्स्ड एट वन एज ऑफ ए फिक्स्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड कैन बी मूव्ड फ्रीली। कह रहा है कि जैसे एक कागज की पट्टी ले ली, उसको यहाँ पे ऐसे कंपास की तरफ फिक्स कर दिए और उसको उसका दूसरा एंड यहाँ होगा, अब उसको रोटेट ऐसे करेंगे तो वो कंपास की तरह काम करेगा। तो इससे चलिए कर सकते हैं। प्रोटेक्टर से कर सकते हैं। रूलर से नाप सकते हैं क्या दो कोण को। रूलर से तो हम लाइन की लेंथ नापते हैं, रेखा कितनी लंबी है ये नापते हैं, तो रूलर से नहीं नाप सकते। कट आउट ऑफ द वन एंगल सेक्टर ओवरलैप इट विद द अदर। उस एंगल का कट निकाल लीजिए और फिर उसको सुपर इम्पोज कीजिए, मतलब उसके ऊपर रख के देखिए कि इक्वल होगा कि नहीं। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन रूलर से हम नहीं नाप सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा ही नॉट था कि किससे नहीं नाप सकते।
हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करुणा checked 4 field A, field B, field C and field D. The dimension of 20 into 30 meter, 23 into 27 meter, 24 into 26 and 25 into 25. Which field C need to buy plant maximum number of tree? देखिए करुणा जो है 4 फील्ड देती है। एक है 20 इंटू 30, बी लेती है 23 इंटू 27, सी लेती है 24 इंटू 26 और डी लेती है 25 इंटू 25। तो 20, ये कितना है 20 इंटू 30 था, सॉरी, तो ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अब ये ट्वेंटी थ्री इंटू 27 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21 का 2 7 161, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 621, तो ये तो 621 आ गया। वैसे ही 24 इंटू 26, 24 ये आ गया 624। तो उसे कौन सा प्लॉट जो है सबसे ज़्यादा ट्री लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा किसका एरिया है 25 इंटू 25, फील्ड डी का। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द मैप ऑफ इंडिया द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू शिमला, दिल्ली से शिमला 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। दिल्ली टू देहरादून 1.5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन शिमला टू मुंबई 4.5 एंड शिमला टू देहरादून 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे रखे हैं। अब 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड मैप, सो 250 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। हिया हैज टू ट्रेवल देहरादून टू मुंबई वाया शिमला, देहरादून से मुंबई जाना है वाया शिमला। हाउ मच डिस्टेंस सी विल हैव टू ट्रेवल, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? देखिए 1 सेंटीमीटर जो है 250 किलोमीटर के बराबर है। तो अब देखिए देहरादून से मुंबई जाना है, देहरादून से मुंबई वाया शिमला, मतलब पहले देहरादून वाया शिमला, मतलब शिमला होते हुए जाना है, फिर शिमला जाएगी, फिर मुंबई जाएगी। तो अब देखिए देहरादून से शिमला कितना डिस्टेंस होगा? देखिए शिमला टू देहरादून 2 सेंटीमीटर है, तो देहरादून टू शिमला भी तो 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस। अब शिमला टू मुंबई, शिमला टू मुंबई कितना है? देखिए शिमला टू मुंबई है ये 4.5, तो टोटल कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर ऑन मैप। तब 6.5 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1625 किलोमीटर। हमारा आंसर 4th सही हो जाएगा। गॉट इट? $1625 किलोमीटर वो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A student school is at distance of 5 km from the student house. If the student walks 7:45 am with the speed of 100 meter per minute, then at what time student will reach to the school? एक लड़का है जिसके स्कूल से घर से स्कूल की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, वो 7:45 पे निकलता है। अगर वो पर मिनट 100 मीटर चलता है तो स्कूल पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम हो रहा होगा। तो देखिए 5 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 मीटर, और 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पर मिनट की स्पीड से चलेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 50 मिनट लग जाएंगे उसको 5 किलोमीटर तय करने पे। अब 7:45 पे निकलता है तो 50 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 और 5 4 9, तो क्या 9 होगा? फाइव प्लस 4 9 होगा यहाँ। ये इसमें से जो है 60 मिनट माइनस कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट माइनस करके 60 मिनट का 1 आवर हो जाएगा, जो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8:35 AM। ओके, तो हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। गॉट इट? देखिए टाइम का हर सेशन में, हर सेट में पूछा गया है क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक सीरीज दे रखी है -2 + 4 -6 + 8 -10 + 2 अप टू 100 टर्म्स दिया गया है। तो इसका सम पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? -2 + 4 है, -6 + 8 है, -10 + 2 है। तो देखिए इसका आंसर जो है 50 है। अब इसको निकालेंगे कैसे? देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए -2 है, -6 है, -10 है, प्लस जो है -4 हो रहा है। -2 में से -4 किया तो -6, -6 में -4 किया तो -10, अब -14, ऐसे करके लास्ट टर्म क्या आ जाएगा। और देखिए दो टर्म में -2 और +4, -6 + 2 + 8 -10 + 12, 2 का गैप आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म -98 होगा। ये 4, 8, 12 और 10 है। तो देखिए हम लोग एपी पढ़ते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जो टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a + n-1d। अब यहाँ पे a माइनस वाले टर्म के लिए -2, -6, -10, -14, -19 ऐसे करने के लिए, तो a कितना हो जाए? a होता है फर्स्ट टर्म -2 + n-1, d कितना है? देखिए -2 -6 मतलब -4 का गैप आ रहा है, t का मतलब होता है डिफरेंस, और tn लास्ट टर्म नेगेटिव वाला कौन सा होगा? -98 होगा। तो -98, ये -2 इधर आएगा, n-1 -4, तो -98 + 2 कितना हो जाएगा? -96, 4 से डिवाइड कर देंगे n-1, तो 96/4 कितना हो जाएगा? 24 = n-1। n की वैल्यू हो जाएगी 24 + 1 25, मतलब 25 टर्म्स होंगे। ऐसे ही सिमिलरली पॉजिटिव वाले कर लेंगे, tn = a + n-1 d। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है पॉजिटिव टर्म का वो 100 है, a कितना है? 4 है, n-1 और d कितना है? 4 + 4 है।
100 - 4 इसको इधर करेंगे तो 96, और फिर इस 4 को नीचे ले आएंगे डिवाइड में, n-1, तो ये भी कितना हो जाएगा 24, n इक्वल टू कितना हो जाए -1 हो जाएगा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये भी 25 टर्म्स होंगे। ओके, अब इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। सम क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। तो नेगेटिव वाले के लिए n/2 टर्म्स कितने आए थे 25/2, a कितना है नेगेटिव वाले के लिए -2, और लास्ट टर्म कितना था -98। ये हो जाएगा 25/2 -100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू -50। वैसे ही सिमिलरली हो जाएगा Sn पॉजिटिव टर्म्स के लिए n/2 a प्लस l। a कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है 104, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू ये 104 नहीं 100 होगा। अब यहाँ पे 104 होगा, 2 से कट कर देंगे 52 आ जाएगा। तो ये Sn कितना हो जाएगा 25 इंटू 52। अब देखिए यहाँ पे हमें सम निकालना था, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 25 इंटू -50 प्लस 25 इंटू 52, तो 25 कॉमन हो जाएगा, -50 प्लस 52, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 दैट इज 50। इस तरीके से इसका सम जो है 50 आ जाएगा। ओके, हमारा आंसर जो है इसका 50 है। गॉट इट। ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीता wants to collect only ₹2 coin. His mother gave her an old piggy bank and asked her to exchange all money to get ₹2 coin. When she opened the piggy bank, she found 2 notes of ₹2 note. देखिए मीता जो है के पास 2 रुपए के सिक्के हैं, वो चेंज करना चाहती है। उसकी मदर ने उसको एक ओल्ड पिगी बैंक दिया, अब उसको खोलती है तो उसको क्या क्या मिलता है, देखिए लिखते चलिए। 2 notes of ₹100, 2 notes of ₹100, तो 200 रुपये मिल गए, 200 होंगे। 3 notes of 20, तो 20 रुपये के 60 रुपये हो गए। एंड 10 notes of ₹10, 10 नोट 10 रुपए के, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। 50 coins ऑफ ₹5, 50 coins ऑफ ₹5, तो उसकी वैल्यू हो गई 250। एंड 77 coins ऑफ ₹1, तो 77, तो 77 रुपये हो गए एक एक के सिक्के। एंड 98 coins ऑफ 50 पैसे, 98 coins ऑफ 0.50, तो ये हो जाएगा 49 रुपये। हाउ मैनी ₹2 coins सी कैन गेट इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो इन लोगों को पहले जोड़ लेते हैं। 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, +1 कैरी 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23, 2 कैरी 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 7, 36 टोटल रुपए हो गए पिगी बैंक में। अब उसे 2 रुपए के सिक्कों से चेंज करना है, तो उसको कितने, तो 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 368। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46। अ क्लास थर्ड मैथमेटिक्स टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर स्टूडेंट। कुछ एडिशन के सम दिए हैं एक टीचर ने क्लास थर्ड के। लेटर सी आस्क द स्टूडेंट टू सॉल्व अ वर्कशीट विच हैज सिमिलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सिचुएशन। कुछ एडिशन के सम दिए, फिर उनको सॉल्व करने के लिए वर्कशीट देती है। अब इस कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट में से सबसे अप्रोप्रिएट क्या है। द टास्क इज बेस्ड ऑन अ ड्रिल एंड प्रैक्टिस शुड बी डिस्करेज्ड एट प्राइमरी लेवल। जो टास्क है वो ड्रिल और प्रैक्टिस पे, मतलब अभ्यास करने के पे बेस्ड है, इसको जो है हतोत्साहित करना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। जो प्राइमरी लेवल पे मतलब ऐसा इतनी एक्सरसाइज करानी चाहिए। दूसरा है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड टास्क, ये एग्जाम्पल है ओपन एंडेड टास्क का। थर्ड है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, ये कुछ समझने के लिए एग्जाम्पल है क्वेश्चन। टीचर शुड हैव आस्क्ड द स्टूडेंट टू सॉल्व 10 मोर सच क्वेश्चन एट द होम टास्क टू सेव द टाइम। टीचर ने इस तरह के और 10 क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए घर पे, टू सेव द टाइम। तो इसमें से क्या सबसे अप्रोप्रिएट है? देखिए सेकंड, ये ओपन एंडेड तो है नहीं, इसके आंसर तो फिक्स होंगे। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे आंसर थोड़ी, इसके तो फिक्स आंसर होंगे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कोई साइंस या एसएसटी कोई कॉन्टेक्चुअल कहानी तो है नहीं समझने के लिए। ये टीचर बहुत सारा होमवर्क 10 और दे दे, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है? द टास्क इज बेस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे बेस्ड है और इस चीज़ को प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी पे तो नहीं लेकिन प्राइमरी लेवल पे क्या होना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। ओके, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is mean by learning by doing in the context of mathematics? Learning by doing का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में? Learning the concept in mathematics by doing meaningful hands-on activities related to the concept. देखिए learning by doing मतलब करके सीखो, तो ये बात तो सही है। लर्निंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना, बाय डूइंग मीनिंगफुल काम मतलब एक अर्थपूर्ण काम करना, हैंड से एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या करें, डूइंग द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम, बहुत बार क्वेश्चन करके सीखना नहीं। लर्निंग द कॉन्सेप्ट बाय डूइंग द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे बेस्ड रहना, ये भी सही नहीं है। लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, सीखना प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना, बात तो सही है लेकिन लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ज़्यादा सही है, मीनिंगफुल एक्टिविटी करके सीखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग इन अ क्लासरूम इंक्लूड, डाटा हैंडलिंग मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है, एक थीम होता है जिसमें हम जैसे मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है, एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा का एनालिसिस करना ये भी होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं जैसे रिपोर्ट, नंबर कलेक्ट किए, हाइट कलेक्ट किए, वेट कलेक्ट किए, अटेंडेंस कलेक्ट किए, फिर उसको एनालिसिस करना, रिप्रेजेंट करना, ये सब। स्टोरेज ऑफ डाटा, स्टोरेज डाटा हैंडलिंग में नहीं आता है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन है ए बी सी, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, टेक्नोलॉजी कैन एड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन एंड कैन हेल्प इंगेज स्टूडेंट हैंस। देख रहे हैं नेशनल एनसीएफ 2005 के अनुसार टेक्नोलॉजी कैन एड बी प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन। टेक्नोलॉजी जो है मैथमेटिक एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर सकती है। हैंस यूज ऑफ कैलकुलेटर शुड बी अलाउड इन ऑल द स्कूल एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटर को अलाउड कर देना चाहिए सभी एग्जाम में? नहीं। पेपर पेंसिल एल्गोरिथम शुड बी एबॉलिश्ड। पेपर पेंसिल एल्गोरिथम जो हम कैलकुलेशन करने उसको एकदम बंद कर देना चाहिए? ये भी बात सही नहीं है। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। जो टेक्नोलॉजी का यूज है अमूर्त चीज़ों को समझने में सहायता कर सकती है, तो इसलिए हम उसको फैसिलिटेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे सकते हैं ताकि अमूर्त चीज़ों को सीख सकें। ये ऑप्शन सही है। ब्लैक बोर्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट बोर्ड इन क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड जो है स्मार्ट बोर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए, बात सही है, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये अभी तो नहीं है। हमारा आंसर क्या है? थर्ड। कभी कभी हम यूज कर सकते हैं अमूर्त चीज़ों को सीखने के लिए, तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर ये थर्ड है। बाला कॉन्सेप्ट विच इज एन इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने एक कॉन्सेप्ट चलाया था बाला, ये वो पिक्चर वाला बाला नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये हर बार सीटेट में पूछा जाता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recognition of pattern and their completion is an essential part of mathematics curriculum at a primary level, is it? Recognition of pattern को समझना और उनको complete करना is an essential part of mathematics curriculum at primary level, as it क्या करता है? डेवलप क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट इन स्टूडेंट। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक को डेवलप करता है, बात तो सही लग रही है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू एंगेज विथ हायर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है हायर मैथमेटिक्स के लिए एक प्राइमरी लेवल पे, ये भी सही है क्योंकि हमारा बेस सही होता है तभी हम आगे की क्लासों में सही करते हैं। हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल। स्टूडेंट को हेल्प करता है मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने में। प्रमोट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर एंड ऑपरेशन। प्रमोट्स क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है बच्चों के बीच में ताकि वो मैथमेटिक नंबर्स की प्रॉपर्टी और ऑपरेशन को समझ सके। तो देखिए चारों ऑप्शन सही लग रहे थे, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है। ये बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी जनरेट करता है ताकि नंबर और ऑपरेशन उनसे खेल सकें और उसको समझ सकें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For assessment in class 3rd, a mathematics teacher create a record of progress of the student using the following parameter: conceptual understanding, mathematical reasoning, attitude toward mathematics, solving new problem, finding multiple way to solve the problem.
द डाटा फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज लीस्ट यूजफुल। देखिए अंडरलाइन करके इसमें भी दिया है लीस्ट यूज, सबसे कम उपयोगी किसमें है पूछ रखा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचना, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति के रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन के प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी, सबसे कम उपयोगी होगी। पहला है विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं का विकास के लिए। देखिए शैक्षणिक योजनाओं को विकास करने के लिए, बात तो सही है। विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम के व्यवस्थित रैंक प्रोवाइड करना। तो देखिए सबसे ये नेगेटिव वर्ड है रैंक प्रोवाइड करना, किसी को हम रैंक नहीं करनी है, रैंकिंग नहीं करनी है, तो सबसे कम उपयोगी ये है। तो हमारा आंसर जो है यही होगा। आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए, ये भी सही है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, तो सबसे कम उपयोगी ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड से 1/2 is less than 1/3 because 2 is less than 3. Which of these following technique would be least helpful for the child to clear his misconception? Lecturing him that if fraction bigger number in the denominator of the fraction mean the value of the fraction is small. Helping him visualize the two fraction by using real life object. Taking help of paper folding in difficult example and comparing the fraction. फोर्थ ऑप्शन है गिविंग द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन। इसमें से क्या करेंगे? एक बच्चा है जो कह रहा है कि 1/2 जो है लेस है कैसे 1/3 से, जबकि हम इसका 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33। तो 1/2 1/3 से कैसे छोटा होगा? उसका ये दिमाग लगाएगा कि 2 जो है 3 से लेस है, इसलिए फ्रैक्शन भी जो है लेस होगा, बल्कि रेसिप्रोकल में तो इसका उल्टा हो जाता है। तो आप उसे कैसे समझाएंगे? आप उसे कैसे समझाएंगे? और यहाँ क्या पूछा है? लीस्ट हेल्पफुल, सबसे कम। आप उसे लेक्चर देंगे, lecturing him that it fraction bigger number in the denominator of the fraction mean the value of the fraction is small। लेक्चर हमें नहीं देना है, क्या करना है हमें? हेल्पिंग हिम विजुलाइज द टू फ्रैक्शन बाय यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, हमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से जोड़ के बताना है, ये बात सही है। टेकिंग हेल्प द पेपर ऑफ फोल्डिंग इन डिफरेंट एग्जाम्पल, पेपर का स्ट्रिप्स का यूज करके हम उसके TLM का यूज करके हम उसे बता सकते हैं। गिविंग द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू फ्रैक्शन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे के भी हम उसे समझा सकते हैं। सबसे लीस्ट यूजफुल है कि ओरली उसको लेक्चर देना। ओके, तो सब जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज, ह्यूरिस्को का क्या मतलब होता है? देखिए ह्यूरिस्को क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्वतः शोध, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है स्वतः शोध का क्या मतलब है? जानना। कोई चीज को हमने जान ली तो स्वतः शोध मतलब खोजना, खुद डिस्कवर करना। विचार करना, ये तो थिंकिंग हो जाएगी। अधिगम करना, याद करना, लर्न करना। खोज करना, तो इसका मतलब क्या होता है? खोज करना। इंग्लिश में ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू डिस्कवर।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर जैनी, a class second teacher, asks her student, if you have 310 and you have to take away 3 unit from it, which number do you get? मिस्टर जैनी अपने क्लास सेकंड की टीचर हैं, वो एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम्हारे पास 3 टेंस है, मतलब 3 दहाई हैं, 3 दहाई मतलब 30 है, उसमें से 3 यूनिट्स मतलब 3 इकाई ले लेते हैं, तो विच नंबर डू यू गेट? वन ऑफ आवर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, उनकी एक स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्ड करती है? इट इज 0। क्या मिलेगा उसके? 0। टू रेक्टिफाई द एरर, तो इस एरर को सही करने के लिए मिस्टर जैनी शुड फर्स्ट फोकस ऑन, मिस्टर जैनी को क्या करना चाहिए? प्रोवाइडिंग मोर सिमिलर प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस। देखिए, जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसे और ज़्यादा क्वेश्चन करा के क्या करेंगे? तो ये बात सही नहीं है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन फर्स्ट देन मूव टू सब्ट्रैक्शन। पहले आप एडिशन को स्ट्रेंथ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे मूव करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम है प्लेस वैल्यू की, बच्चे को कन्फ्यूजन है प्लेस वैल्यू की। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेंथिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप उसे प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले मजबूत करेंगे, फिर आगे के ऑपरेशन पे बढ़ेंगे, तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ पढ़ लेते हैं, टीचिंग ओनली द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ सब्ट्रैक्शन। सिर्फ जो मानक स्टैंडर्ड मतलब मानक तय किए गए हैं सब्ट्रैक्शन के, सिर्फ आप उसे ही पढ़ाएंगे, तो ये बात गलत है। जो हमारा ऑप्शन मिस्टर जैनी मिस जैनी को क्या करना चाहिए? पहले प्लेस वैल्यू को के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ करनी चाहिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ मेजरिंग टाइम। इसमें से समय नापने के लिए कौन सा जो है स्किल नहीं है? रीडिंग टाइम और क्लॉक, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, घड़ी पे टाइम देखना। फाइंडिंग ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, कोई पीरियडिकली काम हो रहा है तो आप उसे उसके ड्यूरेशन को नाप लेंगे, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे हर आधे घंटे पे कोई बेल बज रही है तो उससे हमें ये अंदाज़ा मिल जाता है, जैसे स्कूल में बेल बजती है, 6th पीरियड हो गया, 7th पीरियड हो गया, तो हमें एक अंदाज़ा एस्टिमेशन मिल जाता है कि कितना टाइम हो गया होगा। तीसरा है इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। आप रिलेशन बना लेंगे डिफरेंट यूनिट के बीच में टाइम मेजर करने के लिए। फोर्थ है एस्टिमेशन ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार ऑफ नाइट। आप टाइम देखने के लिए रात को तारे गिनेंगे, तो ये कोई स्किल नहीं है, तारे देखने से टाइम नहीं पता चलेगा। हाँ, मून की पोजीशन देखने से कुछ हद तक मिल जाएगा अंदाज़ा, लेकिन तारे गिनने या तारे देखने से टाइम का कोई कुछ बहुत बड़ा वो वैल्यू नहीं मिल जाएगी हमें, तो ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। रातों में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये कौशल नहीं है समय नापने का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनिपुलेटिव्स और मॉडल्स। मैनिपुलेटिव्स क्या होता है? जैसे TLM होता है हैंडमेड ऑब्जेक्ट, उन्हें हम मैनिपुलेटिव्स कहते हैं। और मॉडल्स या मॉडल, स्टैटिक पिक्चर्स, रिटन सिंबल, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, रियल वर्ड सिचुएशन और कंटेक्स्ट आर 5 वे टू रिप्रेजेंट। ये क्या है? हस्तकौशल सामग्री का प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियों या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? गणितीय विचार,
ये इसका आंसर है मैथमेटिकल आइडियाज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, गणितीय विचार इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन, मैथमेटिक पजल जो है प्राइमरी लेवल पे हेल्प करना। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन, ये दूसरा है। अभी हम लोग ने इसी तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा था कि क्या हेल्प करता है। तो क्या हेल्प करता है प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना, आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, ब्रिलियंट स्टूडेंट को पहचानने में मदद तो करता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, किसी को अलग थलग नहीं करना है। प्रोवाइडिंग फन टू द स्टूडेंट, फन प्रोवाइड करता है, बात सही है। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो है बच्चों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है कौशल को प्रमोट करता है। तो ये ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है। पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरीके थे, प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग्स द स्टूडेंट, इस तरह करके आंसर था उसमें। अनलर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Van Heele theory of geometric reasoning, which of the following example of analysis level? वैन हीले ने कुछ जेमेट्रिक रीजनिंग के लिए कुछ लेवल्स बताए थे, तो उस पे एनालिसिस लेवल कौन सा है। देखिए फर्स्ट क्या है, सीमा नो दैट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड एंड 2 इक्वल एंगल। सीमा जो है ये जानती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होती है और 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वो यहाँ पे वो एनालिसिस कर चुकी है, तो हमारा आंसर फर्स्ट ही होगा। और पढ़ लेते हैं, सीमा आइडेंटिफाई अ शेप ऑफ ए ट्रायंगल, सीमा अभी आइडेंटिफाई करिए शेप ऑफ ए ट्रायंगल विच इज क्लोज्ड बाय 3, ये तो फर्स्ट लेवल पे हो जाएगी कि जिसके 3 साइड होंगे वो, और जो क्लोज्ड फिगर होगा वो ट्रायंगल होगा, तो ये तो होगा नहीं। सीमा नो दैट द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सिमेट्रिक सो इट्स बेस एंगल मस्ट बी इक्वल, ये भी ऑप्शन नहीं है। सीमा रिकॉग्नाइज दैट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ट्रायंगल बट ऑल द ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल बट नॉट ऑल ट्रायंगल, ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ जेंडर बायस इन मैथमेटिक लर्निंग इन अ क्लासरूम। जेंडर बायस की बात की गई है कि कौन सा स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि मतलब लैंगिक आधार पर भेदभाव मैथमेटिक लर्निंग क्लासरूम में। हिंदी में पढ़ लेते हैं और अच्छे से। एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है, कि मतलब जेंडर बायसिंग हो रहा है। गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलता को उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। क्या ये बात सही कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलता का उल्लेख किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्लासरूम में कैसे लैंगिक भेदभाव हो रहा है, इससे तो ये तो पाठ्यचर्या की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए, बात तो सही है, तो इससे लैंगिक भेदभाव तो हो नहीं रहा है। सूचक हमसे पूछे लैंगिक पक्षपात का सूचक क्या है। गणित में उच्चतम शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए, ये भी बात सही है। फोर्थ है, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाना चाहिए, जबकि लड़कियों को सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है भेदभाव हो रहा है, लैंगिक पक्षपात का सूचक है।
लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाना चाहिए और लड़कियों को कितना प्रयास कर रही हैं इस बात पे डिपेंड करनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये जेंडर बायस का इंडिकेटर है। ओके, तो ये था आज का सेशन। आप लोग को सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।